नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। तो आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लोकसभा के बारे में। लोकसभा और लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पूरा कंप्लीट देखेंगे। इससे जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बने हैं उसको कंप्लीट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं उसको कंप्लीट करेंगे और इस टॉपिक को पूरी तरीके से कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने, तो देखिए, इज इंक्लूडेड इन द लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया। लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया के अंतर्गत क्या क्या इंक्लूड है, कौन कौन सा चीज आता है। लोकसभा आता है, बिल्कुल आता है। राज्यसभा आता है, बिल्कुल आता है। राष्ट्रपति भी आता है, याद रख लेना। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, कोई भी देखोगे विधेयक आता है तो वो लोकसभा आएगा या राज्यसभा आएगा। उसके बाद अगर लोकसभा में आया तो लोकसभा के बाद राज्यसभा के पास जाएगा। राज्यसभा के पास दोनों जगह से पारित हो जाने के बाद देखोगे तो ये राष्ट्रपति के पास जाता है अंतिम रूप से। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्यवस्थापिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के नाम से ही सारे कार्य प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद करती है। इस कारण व्यवस्थापिका के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को लिया जाता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल इसके अंतर्गत नहीं आता, ये आपको जानना है। ठीक है, ये आपको जानना है। चलिए देखेंगे। लेजिस्लेचर में बोल रहा है, लेजिस्लेचर में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, याद रख लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। बी इज द राइट आंसर, बी सही आंसर होगा। 1, 2 और 3 ये तीनों सही होगा, याद रख लेना। ठीक है, देख लीजिए, इसमें बताया गया है दो चीज को। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इसके अंतर्गत 2 सदन होंगे। एक काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको बोला जाता है राज्यसभा, और एक होता है हाउस ऑफ पीपल जिसको बोला जाता है लोकसभा। ओके, याद रख लेना। इसका कंपोजिशन हम लोग पढ़ चुके हैं। राज्यसभा का कंपोजिशन इसमें देखोगे तो 250 मेंबर अधिकतम हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 245 है। जिसमें से देखोगे तो 233 है ना, कि यहां से स्टेट और यूटी से, और 12 नॉमिनेटेड। लेकिन टोटल में देखोगे तो 238 स्टेट और यूटी से और 12 नॉमिनेटेड। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। इसी अंतर्गत कंपोजिशन देखेंगे हम लोग किसका, आप लोकसभा का देखोगे। लोकसभा का तो याद रख लेना, लोकसभा में नॉट मोर देन 545 मेंबर्स, याद रख लेना। 545 से अधिक नहीं हो सकता, याद रख लेना। 545 से अधिक नहीं हो सकता। जिसमें से 530 देखोगे, 530 देखोगे तो वो कहां से, याद रख लेना, वो कहां से, तो चुनकर आएंगे, याद रख लेना, स्टेट से। और दो व्यक्ति एंग्लो इंडियन चुना जाता था। अब इसको खत्म कर दिया गया है। 104 संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन का जो कॉन्सेप्ट था उसको खत्म कर दिया गया है वर्तमान में। और 13 जो है यूटी से आता है। इस तरीके से टोटल होते थे 545। तो ये है कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, ये है राज्यसभा। कोई बिल आएगा वो लोकसभा में आता है, राज्यसभा में आया फिर लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में आया तो राज्यसभा में जाएगा। उसके बाद फाइनली दोनों जगह से पास होने के बाद ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है, याद रख लेना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, राष्ट्रपति के पास, और उनके अनुमोदन पश्चात ही वो एक्ट कानून बनता है और वो लागू होगा आगे, याद कर लेना। तो राज्यसभा हम लोग पढ़ चुके हैं। लोकसभा का कंपोजिशन देख लो, 545, 530 आपका 2 एंग्लो इंडियन कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है उसका। अब 543 हो जाएगा। 13 कहां से? यूटी से। ओके, कोई दिक्कत बताइए। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के संबंध में बता रहा है ना। पार्लियामेंट, संसद के विषय में संविधान में क्या उल्लेखित है, क्या मेंशन किया गया है। संसद में 2 सदन होंगे, याद रख लेना। संसद में 2 सदन, प्रथम सदन लोकसभा, द्वितीय सदन राज्यसभा। उपर्युक्त सभी याद कर लो। तो देखो, इसमें संसद में 2 सदन के बारे में उल्लेख किया गया है, बिल्कुल सही है। लेकिन प्रथम सदन जो होता है वो लोकसभा नहीं होता, वो राज्यसभा होता है। द्वितीय सदन होता है वो राज्यसभा नहीं होता, वो लोकसभा होता है। तो ये गलत, तो ऑलरेडी ये गलत हो जाएगा। और इसका आंसर हो जाएगा केवल एक
याद रख लेना। ओके, तो प्रथम सदन कौन सा होता है जी? जिसको उच्च सदन बोला जाता है, राज्यसभा बोला जाता है, जो एक परमानेंट हाउस है, स्थायी सदन है। और निम्न सदन, द्वितीय सदन कौन कहलाता है? तो लोकसभा कहलाता है, जो अस्थायी सदन होता है, याद रख लेना। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, केवल एक 2017 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन व्यापम द्वारा। देख लो, मजेदार है कि नहीं? देख लो। अब देख लेते हैं भाई, लोकसभा के सीट के को बताया गया है ना। अच्छा, सीटों के आवंटन को सुमेलित कीजिए। एक तरफ लोकसभा के सीट बताए गए हैं, एक तरफ राज्य बताए गए हैं। मैच द फॉलोइंग, सही आंसर बताना है। एकदम मजेदार क्वेश्चन, आजकल यही ट्रेंड में चल रहा है। इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैच द फॉलोइंग, कालक्रम में, घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, ऐसा बताने को पैटर्न ऐसा चल रहा है। तो अभी देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। स्पष्ट दिख रहा है, देख लो, स्पष्ट दिख रहा है। आप छत्तीसगढ़ में लोकसभा सांसद कितने हैं बताइए? 11 हैं। लोकसभा सीट कितने हैं? 11 छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ को तो मिला लो सबसे पहले, 11 है। ओके, और देख लो, उसके बाद एमपी देख लो, लगा हुआ राज्य एमपी है 29, हरियाणा छोटा राज्य है 10, ओके, महाराष्ट्र 48 बड़ा राज्य है 48, ये हो गया। तो इसका आंसर ये मिल गया जी। अब मिला लो, ए का 4, ए का 4, बी का 2, बी का 2 मिल गया, बी इज द राइट आंसर। सी का 1 और डी का 3 हो गया। आंसर मिला, मिला कि नहीं बताइए? कोई दिक्कत बताइए? ये एकदम 2025 का ट्रेंड के हिसाब से लेटेस्ट ट्रेंड यही चल रहा है। डीएलएड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको समझना है। मजेदार है कि नहीं बताइए? एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको पूरे इंडिया का, देख लो इंडिया ऐसा, ठीक है, इंडिया का, पूरे इंडिया के सारे स्टेट्स और यूटी के जो लोकसभा सीट है और राज्यसभा सीट है, उसको हल्का हल्का याद रखना है। आपको हल्का हल्का याद रखना है, थोड़ा थोड़ा याद रखना है ना। आपको याद करना पड़ेगा, तभी जाके बनेगा। तो आप देख लो, इसमें 4 राज्य दे दिया, तो आपको पूरा याद करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब देख लो लोकसभा सीट, लोकसभा सीट देख लो, यहां से देख लो, कोई दिक्कत? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सोर्सेस है। अब देखो, सर्वाधिक लोकसभा सीट राज्यसभा का देखे थे यूपी में, यूपी में, लोकसभा का भी यूपी में 80 सीट लोकसभा यूपी से आता है ना। लोकसभा के 80 सीट यूपी से, सबसे ज्यादा याद रख लेना। बिहार में 40, आपका महाराष्ट्र पूछा है 48, 48। मध्य प्रदेश देख लो, मध्य प्रदेश 29। छत्तीसगढ़ देख लो, छत्तीसगढ़ 11। यहां पर है हरियाणा, यहां पर हरियाणा कितना? 10, 10 जी 10, याद कर लो, 10 भाई 10। ओके, ये जानना है। इसी 4 को पूछा था यूपी छोड़ के, लेकिन आपको लगभग लगभग सबको देखना है। हरियाणा 10, न्यू दिल्ली एनसीटी, न्यू कैपिटल ऑफ टेरिटरीज, ठीक है, याद रख लेना। तो वो कहां, कितना? 7। पंजाब 13, राजस्थान 25, राजस्थान 25, गुजरात 26, आपको याद रखना है। कर्नाटका, कर्नाटका 28, ओके, कर्नाटका 28, केरला 20, तमिलनाडु 39। क्रम से पूछेगा, क्रम से। इसके बाद आंध्रा देखोगे 25 और तेलंगाना 17। ओडिशा देखोगे 21, ऊपर में है झारखंड, झारखंड में है 14, और बिहार में बता ही चुका 40, 40, 40। ओके, वेस्ट ऑफ बंगाल, वेस्ट ऑफ बंगाल बहुत बड़ा राज्य है 42, 42। इस तरीके से हर चीज को जानना है, हर चीज को। इधर और देखोगे, उत्तराखंड 5, हिमाचल प्रदेश 4, याद रहेगा। जम्मू कश्मीर
5, जम्मू कश्मीर 5, याद रहेगा। कहां? पंजाब, पंजाब 13 हो गया पूरा। देखो सबको मैं कर दिया, सबको कर दिया। इधर नॉर्थ ईस्ट बचा, नॉर्थ ईस्ट का पूरा लिख दिया हूं, ठीक है। असम उसमें 7 था, इसमें 14, ठीक। राज्यसभा 7 और इसमें 14। उसके बाद देखिए ये सबको लोकसभा का देख लो। अरुणाचल प्रदेश 2, गोवा 2, मणिपुर 2, मेघालय 2, त्रिपुरा 2 और बाकी 1-1। और उसमें क्या था? 1-1 था बाकी। जान रहे हो? ये आपको याद करना है, एक एक सरसरी नजर से आपको याद रखना है, ताकि पूछे कि बढ़ते मतलब राज्य के जो लोकसभा सीट्स के अकॉर्डिंग घटते क्रम में बताइए, राज्यों का क्रम बताइए, बढ़ते क्रम में बताइए। इस तरीके से देखिए 543 2024 का इलेक्शन का है ना। 2 एंग्लो इंडियन आते थे, 104 संविधान संशोधन के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है। 500 आपका 543 याद कर लेना। अब बन जाएगा पूरा, तो इस तरीके से आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, पूरा उसका एक्सप्लेनेशन आपके पास होना चाहिए। फूड इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम में देख लो। चलो इसको देखते हैं अब, ठीक है। चलिए चलो अब ये बताइए, what will happen if a person gets elected simultaneously to the Lok Sabha and the State Assembly and does not resign from the State Assembly within 40 days? चलो बता रहा हूं, 14 दिन के भीतर वह राज्य विधानसभा से त्याग पत्र नहीं देता है, ऐसा बोल रहा है। इसमें देखो कोई व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम ले लेते हैं हम लोग, एक्स नामक व्यक्ति है, वो लोकसभा और राज्यसभा के साथ एक साथ निर्वाचित हो गया। मान लीजिए विधानसभा का भी इलेक्शन और लोकसभा का इलेक्शन एक साथ है और दोनों एक साथ निर्वाचित हो गया, दोनों में ना। अब बोल रहा है अगर वो 14 दिन के भीतर राज्य विधानसभा से त्याग पत्र नहीं देता तो क्या होगा। देखिए एक में मैं बोल रहा हूं एमएलए बना है और एक में एमपी बना है, ठीक है। लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक में एमपी बना है। अगर ये 14 दिन के अंदर त्याग पत्र नहीं देता तब क्या होगा। तो देखो लोकसभा में उसका स्थान रिक्त हो जाएगा, राज्य विधान में उसका स्थान रिक्त हो जाएगा, राज्य विधानसभा में उसे विचार कर लेके और समय दिया जाएगा, विषय चुनाव आयोग को संदर्भित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा में उसका स्थान रिक्त हो जाएगा अगर वो एमएलए को 14 दिन में, क्योंकि ज्यादा प्रायोरिटी बड़े को दिया जाता है और इसके कंपेयर में कौन सा बड़ा है, ये वाला कम बड़ा है। तो मान के चलो कि इसको रिजाइन करना चाहिए, अगर ये रिजाइन नहीं करता तो ये भी खत्म हो जाएगा और ये बना रहेगा, ठीक है। तो ये आपको जानना है दोहरी सदस्यता के बारे में, दोहरी सदस्यता के बारे में आपको जानना है। ये तो लोकसभा और आपका विधानसभा के बारे में था, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब देख लीजिए, मान लो कोई व्यक्ति लोकसभा का 2 जगह से चुन कर आया या राज्यसभा का है और लोकसभा का चुन कर आया, ऐसा कंडीशंस आता है, तब क्या होगा पूरा डिटेल में आपको समझना पड़ेगा। ये डिटेल में समझना पड़ेगा। संविधान का अनुच्छेद 101 का 1 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 68(1) इसमें स्पष्ट कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए एक साथ चुना जाता है, लोकसभा भी और राज्यसभा भी दोनों के लिए एक साथ चुना गया, तो वह उन तारीखों के बाद से ये 10 दिन है ना, 10 दिनों के भीतर चुन सकता है जिन पर वह उन सदन में चुना जाता है जिस दिन सदन में वह सदस्य बनना चाहता है, जिस भी सदन में वह सदस्य। तो आपको देखो, इसका कहने का मतलब आपको सरल में भाषा में समझा रहा हूं,
कोई व्यक्ति लोकसभा चुन कर गया, राज्यसभा भी चुन कर गया एक ही समय में, तो इसमें से दोनों में से एक को चुनने के लिए 10 दिन का समय दिया जाएगा। 10 दिन का समय दिया जाएगा। अगर सदस्य को भारत सरकार के चुनाव आयोग के सचिव को लिखित में अपनी पसंद बताना पड़ेगा, 10 दिन के अंदर में अपनी लिखित में पसंद बताना पड़ेगा, और इस तरह की जानकारी को 10 दिवसीय विंडो के भीतर सूचित करना अनिवार्य है। अगर सूचित नहीं किया गया तो राज्यसभा में उसकी सीट इस अवधि के अंत में रिक्त हो जाएगी। अगर 10 दिन तक भी वो सूचित नहीं किया तो राज्यसभा वाला खत्म हो जाएगा, उसका लोकसभा वाला बना रहेगा। क्लियर? क्लियर? समझ आया? क्या बोलता है कि कोई व्यक्ति लोकसभा से चयन होके गया, राज्यसभा से चयन होके गया, तो 10 दिन के भीतर बताना पड़ेगा, और अगर 10 दिन के भीतर लिखित में नहीं बताता है चुनाव आयोग के सचिव को, तो राज्यसभा खत्म हो जाएगा और लोकसभा बना रहेगा। क्लियर? और नहीं तो 10 दिन के भीतर मैं राज्यसभा का रहना चाहता हूं, मैं लोकसभा का रहना चाहता हूं, बताना पड़ेगा। समझ आ रहा है? क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बताइए, बताइए, कोई दिक्कत? चलिए, आवाज दिक्कत हो रहा है क्या? चलो, ओके, चलिए आगे देखते हैं। धारा 69 और 67 ए क्या बोलता है? किसका? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का। ठीक है, आरपीएन 1951 का। तो इसमें बताया गया कि यह उस व्यक्ति के बारे में बताता है। ये 69 और 67 ए किसके बारे में? जो पहले से एक सदन में सदस्य है, या तो लोकसभा का या राज्यसभा का, पहले से सदस्य है, बाद में वो दूसरे चुनाव के लिए लड़ रहा है। मान लीजिए लोकसभा का सदस्य है तो राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है, या राज्यसभा का सदस्य है लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। उस कंडीशन में क्या होगा? यदि कोई राज्यसभा का पहले से सदस्य है, ठीक है, राज्यसभा सदस्य और लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, ठीक है, और जीत गया, तो उच्च सदन में उसकी सीट उसी वक्त रिक्त हो जाएगी। मान लीजिए कोई पहले से राज्यसभा है और वो लड़ गया बाद में लोकसभा, और लोकसभा जीत गया, तो इसका ये तुरंत ही खत्म हो जाएगा। जैसे उसको निर्वाचित घोषित किया जाएगा राज्यसभा, तुरंत खत्म हो जाएगा और उसको चुनने की समय नहीं दिया जाएगा। यही स्थिति एक लोकसभा सदस्य पर भी लागू होती है। वह राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ेगा तो उसका लोकसभा का खत्म हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ये हो गया, 2 कंडीशन हो गया। और एक हम लोग देख लिए किसके बारे में? विधानसभा और लोकसभा के बारे में। अब देख लो, 2 लोकसभा सीट वाला, 2 लोकसभा सीट पर एक व्यक्ति 2 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है ना? यदि दोनों में से चुना जाता है, जैसे कि अभी 2024 में जो चुनाव हुआ, राहुल गांधी जी रायबरेली से लड़े, है ना? सॉरी, उसका बता रहा हूं। मोदी जी पहली बार जब 2014 में लोकसभा लड़े तो वाराणसी से भी लड़े थे और गुजरात के सीट से भी लड़े थे, तो दोनों में से जीत गए थे। तब की स्थिति में क्या हुआ? तो तब की स्थिति में क्या होता है, यदि दोनों में से चुना जाता है, उस परिणाम को घोषणा के जैसे दोनों में चुना गया, तो 14 दिन के अंदर में एक सीट से उसको रिजाइन करना पड़ेगा। रिजाइन नहीं करता है तो उसका दोनों सीट खाली हो जाएगा। 14 दिन के अंदर में एक सीट को रिजाइन करना पड़ेगा, और अगर रिजाइन नहीं करता है तो उसका दोनों सीट खाली हो जाएगा। ये बड़ा खतरनाक है। आप जीत कर गए, मान लीजिए 2 लोकसभा से जीत गए, 100 लोकसभा क्षेत्र और वाई लोकसभा क्षेत्र, 100 और वाई लोकसभा क्षेत्र दोनों जगह से जीत गए आप, तो तुरंत 14 दिन के अंदर में आपको एक जगह से रिजाइन करना पड़ेगा, तभी एक सीट बचेगा। अगर दोनों जगह से आप रिजाइन नहीं किए 14 दिन में, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा। यही बता रहा है। तो ये कंडीशन है, एक हो गया लोकसभा और राज्यसभा पहले से चुना गया, बाद में फिर एक और चुनाव लड़ता है, तब क्या होगा? और अगर एक साथ लोकसभा और राज्यसभा चुनाव लड़ता है, तब क्या होगा? और एक कंडीशन बन गया, विधानसभा और लोकसभा का एक साथ चुनाव लड़ता है, तब क्या होगा? तो विधानसभा और लोकसभा में 10 दिन याद रख लेना, और
ये आप 2 लोकसभा को 14 दिन याद रख लेना, ठीक है, ये आपको जानना है। ओके ओके ठीक है। सॉरी, विधानसभा और लोकसभा को मैं 10 दिन बोला क्या, 14 दिन ना, विधानसभा और लोकसभा को 14 दिन, और अगर देखा जाए तो राज्यसभा और लोकसभा को 10 दिन याद रख लेना, और 2 सीट को भी 14 दिन याद रख लेना। तो यहां पर देख लो, एक बार कंफ्यूजन ना हो, एमएलए और एमपी साथ में लड़ रहा है तो 14 दिन के अंदर में उसको चयन करना पड़ेगा। अगर यहां पर देखोगे एमपी, ठीक है, और लोकसभा एमपी और राज्यसभा एमपी एक साथ लड़ता है तो 10 दिन में, और अगर दो जगह से लोकसभा लड़ता है तो उसको 14 दिन में, ये है, ठीक है। और अगर पहले से लोकसभा और राज्यसभा है तो क्या हो जाता है, स्वतः ही खत्म हो जाता है। तो याद रख लो, 2 जगह से है तो 14 दिन में, याद रख लेना, 2 जगह से लोकसभा और राज्यसभा है तो 10 दिन में। यहां पर देख लीजिए, ये 10 दिन है, एक वहां पर छूट गया और ये 0 हो गया, थोड़ा सा पीडीएफ में वो अंतर आ गया, ठीक। और एमएलए और एमपी है तो कितने दिन में आप जानते हो, ठीक है, तो 14 दिन में एमएलए और एमपी है, ठीक है। क्लियर हुआ? अब देख लेते हैं, चलिए इसका आंसर देखते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा कैन बी डन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म, ठीक है, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म, पहले ही, ठीक, लोकसभा का विघटन कार्यकाल पूरा होने के पहले ही खत्म हो जाता है, ठीक है, विघटन हो जाता है। तब क्या होगा बताना है, तब क्या होगा, इस स्थिति में क्या होगा, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा यह किया जा सकता है, ठीक। लोकसभा का विघटन कार्यकाल पूरा होने के पहले किया जा सकता है, किसके सिफारिश पर, तो याद रख लेना, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करेगा। डिसोल्यूशन में पढ़ाया था राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, तो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, कभी भी कर सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेगा, ऐसे ही नहीं कर सकता, ठीक है। ओके, ये आपको जान लेना है, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 84वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर की गई। अभी जो चल रहा है वो किसके, 1971 के जनगणना के आधार पर चल रही है, ठीक है, याद रख लेना। वे तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष निम्न में से कौन सा है, तो देखो, ये अभी 2021 में होना था जनगणना, लेकिन हुआ नहीं है, तो ये तब तक नहीं होगा चेंज जब तक उससे पहले जनगणना ना हो जाए। तो ये 2011 के अकॉर्डिंग में अभी चेंज नहीं हो सकता, तो 2021 में होना था लेकिन ये किए नहीं, तो अभी 2026 तक के लिए बढ़ा लिया गया है। 2026 तक इसमें चेंज नहीं किया जा सकता, और 2026 में जब जैसे ही जनगणना कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद इसमें चेंजेस आ सकता है। ओके, तो इसको 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, इसको याद रख लेना। कौन सा अमेंडमेंट, 84th अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत, ये 1971 के अंतर्गत था, अब ये 2026 तक बढ़ा दिया गया है, याद रख लेना। टेन्योर ऑफ लोकसभा किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, एक बार में 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका आंसर क्या होगा, तो याद रख लेना, लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल में बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में 1 वर्ष के लिए, एक बार में 1 वर्ष के लिए, याद रख लेना, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसको याद कर लेना है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत, तो आपातकाल में एक बार में एक वर्ष के लिए, यही सही होगा। और देख लेते हैं इसको, देखिए यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है,
आर्टिकल 83 का 2 लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक से काउंट होता है 5 साल के लिए, प्रथम बैठक से 5 साल के लिए। इसको भी क्वेश्चन पूछता है ना, याद कर लेना। प्रथम बैठक आपका लोकसभा का कार्यकाल की गणना कहाँ से शुरू की जाती है? निर्वाचन के डेट से, चुनाव के, ऐसा पूछा जाएगा तो याद रख लेना प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक। ओके। आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल में वृद्धि हो सकता है एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं, केवल 1 वर्ष। और बढ़ाई गई अवधि किसी भी दशा में संकट काल की घोषणा की समाप्ति के पश्चात 6 माह से अधिक प्रवृत्त न होगी। जैसे आपातकाल घोषणा खत्म हुआ है ना, संकट काल की घोषणा समाप्त हुआ, उसके 6 माह के से ज़्यादा अधिक तक वो नहीं लागू हो सकता, वो खत्म हो जाएगा, वो 1 साल जरूरी नहीं है। बात समझ आ गई? तो इसको याद रख लेना। 5वीं लोकसभा में इसी तरीके से 2 बार बढ़ाया गया था 1-1 वर्ष के लिए। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में 5 वर्ष से बढ़ा करके लोकसभा के कार्यकाल को ही 6 वर्ष कर दिया गया था, जिसको बाद में पुनः सुधारा गया। और 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको फिर से 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। याद रख लेना। दल बदल के आधार पर संसद सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय भी देखोगे तो लोकसभा अध्यक्ष लेता है, इसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे। राज्यसभा में सभापति द्वारा लिया जाता है, लोकसभा में अध्यक्ष द्वारा और राज्यसभा में सभापति द्वारा। याद रख लेना। अन्य सभी अयोग्यताओं का निर्धारण चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। ओके। जैसे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत कोई सदस्य अयोग्य घोषित किया जाना है तो कौन देखेगा? लोकसभा अध्यक्ष की राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति चुनाव आयोग के सलाह पर। याद रख लेना। लेकिन अगर दल बदल के आधार पर किसी को अयोग्य ठहराना है तो इसमें लोकसभा स्पीकर का आता है और राज्यसभा में सभापति का। चलिए इसका आंसर दीजिए। Who among the following can initiate any amendment in the Indian Constitution? ओके। चलिए, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, कौन सा होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो देखो, संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, यही पूछ रहा है। तो लोकसभा से किया जाता है और राज्यसभा से किया जाता है। विधानमंडल तो नहीं होगा। एमएलए लोग कहाँ से करते हैं संविधान में संशोधन? एमएलए लोग कर सकते हैं संविधान में संशोधन, राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता, राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता। देखो, ये लोकसभा से जाता है राज्यसभा, राज्यसभा से जाएगा राष्ट्रपति के पास। तो इसमें मेनली शक्ति किसके पास है? लोकसभा और राज्यसभा के पास है, जिसका अनुमोदन का काम करेगा राष्ट्रपति। ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, और बी इज द राइट आंसर। ओके, बी इज द राइट आंसर। याद कर लेना भाई, ठीक है। व्हाट इज राइट? व्हाट इज राइट कौन सा होगा? लोकसभा को संचित निधि पर भारित व्यय पर मत देने का अधिकार नहीं है। संचित निधि पर भारित व्यय पर मत देने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है लोकसभा को, लेकिन उस पर बहस करने का अधिकार है, उस पर बहस करने का अधिकार है। इसमें आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही। लोकसभा को संचित निधि पर भारित व्यय पर मत देने का अधिकार नहीं है। आया हुआ क्वेश्चन है, देखो यहां पर संचित निधि के संबंध में प्रक्रिया। लोकसभा राशि में कटौती नहीं कर सकती, ये प्रक्रिया बताया। लोकसभा इस पर मतदान भी नहीं करती। याद रख लेना, लोकसभा केवल इस पर बहस करती है। राज्यसभा में कटौती नहीं कर सकती, राज्यसभा राशि में कटौती नहीं कर सकती। राज्यसभा भी मतदान नहीं कर सकती, राज्यसभा केवल बहस कर सकती है। तो लोकसभा और राज्यसभा इसमें मतदान नहीं कर सकती, राशि में कटौती नहीं कर सकती, केवल बहस कर सकती है, और उसके आधार पर आपको आंसर लेना था। ठीक है, तो ये प्रक्रिया बताया गया है संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड के बारे में। चलिए देख लेते हैं। अब देखिए, लोकसभा स्पीकर को याद करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो मैं लिस्ट बना दिया हूं, एक आपको और बताना है कि पहली लोकसभा का कौन बना, दूसरी लोकसभा का कौन था। इस तरीके से आपको भी जानना है, उसको भी याद कर लेना। उस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन मैं यहाँ पर सीक्वेंस बता देता हूँ कौन कौन से समय में बना है। ये तो एकदम डिटेल है, उसको पढ़ना, लेकिन अभी बता दे। लिस्ट ऑफ लोकसभा स्पीकर, सबसे पहले जीवी मावलंकर, याद रख लेना। ठीक है, याद रख लेना, गणेश वासुदेव मावलंकर। उसके बाद एम ए अयंगर,
उसके बाद देखोगे तो सरदार हुकुम सिंह, फिर नीलम संजीव रेड्डी जी, नीलम संजीव रेड्डी जी बाद में फिर से बने। फिर देखोगे तो गुरुदयाल सिंह ढिल्लन, फिर बलीराम भगत, नीलम संजीव रेड्डी, के एस हेगड़े, बलराम झाकर, रवि राय, यहाँ पर शिवराज पाटिल, पी ए संगमा याद रख लेना, ये आपका राष्ट्रपति का कैंडिडेट भी बने थे, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति का ये एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, ठीक है। जीएम से बालायोगी, मनोहर जोशी, सोमनाथ चटर्जी, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन जब मोदी गवर्नमेंट पहली टर्म में आया मोदी सरकार का, तो उसमें सुमित्रा महाजन थी, याद रख लेना, 14 से 19 के समय में लोकसभा स्पीकर। फिर देखोगे तो 19 से 24 तक दूसरे टर्म में ओम बिरला बने, फिर 24 से फिर अब तक ओम बिरला दूसरे टर्म के लिए बने, ठीक है। मोदी गवर्नमेंट में तीसरे टर्म में ये दूसरे बार बने। तो अभी ओम बिरला है वर्तमान में, इसको याद कर लेना और एक बार इसको याद रहेगा, तो नीचे के 3-4 को याद कर लो। ओम बिरला इससे पहले भी एक बार रहे, फिर उससे पहले सुमित्रा महाजन से पहले यूपीए गवर्नमेंट में मीरा कुमार से पहले एक और यूपीए गवर्नमेंट में सोमनाथ चटर्जी जी, फिर मनोहर जोशी जी याद रख लेना, ठीक है। और जीएमसी बालायोगी, ये 4, 5, 6 को याद कर लो और शुरू को याद कर लो। जीवी मावलंकर, ठीक है, जीवी मावलंकर याद रख लेना। तो इस तरीके से आपको जानना है। अब देख लो इसका क्रम भी देख लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14, 15, 16, 17, 18 याद रख लेना। 18वां नंबर का व्यक्ति है ये, ठीक है। 18वां व्यक्ति है जो क्या रहा, लोकसभा अध्यक्ष है ना, याद कर लेना। क्रम नहीं पूछ रहा हूं कौन कौन से लोकसभा, पहली लोकसभा, दूसरी लोकसभा, ऐसा है ना, तो उसमें नहीं पूछ रहा हूं, ये 18वां व्यक्ति है 18वें क्रम का। अब देख लेते हैं इससे संबंधित और तथ्य। देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा करेक्शन किया है, क्वेश्चन कुछ अलग पूछ रहा था लेकिन इसमें करेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्पीकर्स ऑफ द लोकसभा एंड द आर्डर ऑफ देयर टेन्योर, ये थोड़ा सा इसमें मैं चेंज किया हूं, इसको चेंज नहीं कर पाया हूं। इसको इंग्लिश को मत पढ़ो, इसमें इंग्लिश को मत पढ़ो, ठीक है, इंग्लिश को मत पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी लोकसभा अध्यक्ष एवं उनका क्रम सुमेलित नहीं करता, तो नीलम संजीव रेड्डी चौथे क्रम का है, शिवराज पाटिल 11वें क्रम का है, पी ए संगमा ये गलत है, याद रख लेना, ये 13वें क्रम का नहीं है, श्रीमती मीरा कुमार 16वां, और इसके बाद सुमित्रा महाजन 17वां, 18वां व्यक्ति बना ओम बिरला। देख लो इसका 13वां गलत है और यहां पर मैं बता दिया हूं, देख लो। पी ए संगमा 10, 11, 12, ये 12वां है, 12वां, ठीक है, 13वां दिया है, ये गलत हो जाएगा। तो सी उसका आंसर होगा, याद कर लेना भाई, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, सी उसका आंसर होगा। देख लीजिए कहां है जी, हाँ ये देखिए पी ए संगमा ये 13वां नहीं है, शिवराज पाटिल 11वां, नीलम संजीव रेड्डी चौथा और मीरा कुमार 16वां। देख लीजिए मीरा कुमार 16वां, शिवराज पाटिल 11वां और नीलम संजीव रेड्डी चौथा, हो गया। तो मैं क्रम बता दिया, लेकिन इसको इस तरीके से पूछा गया था इस क्वेश्चन को, कैसा कि पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष, इस तरीके से, लेकिन मैंने इसको इस क्रम में दे दिया, थोड़ा इजी कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए हु एमंग द फॉलोइंग डज नॉट टेक द ओथ ऑफ ऑफिस, कौन कौन सा ओथ ऑफ ऑफिस, देख लो कौन कौन सा शपथ नहीं लेता अपने पद का, बताइए कौन कौन व्यक्ति हैं जो शपथ नहीं लेता अपने पद का। तो एक तो आपको जानना है उपराष्ट्रपति, जान लो उपराष्ट्रपति, ये उपराष्ट्रपति ये क्या होता है, चेयरमैन होता है, चेयरमैन, लेकिन चेयरमैन का ये शपथ नहीं लेता, ये किसका शपथ लेता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का शपथ लेता है, याद कर लेना। तो 2 तो काट दो भाई, 2 काटोगे तो आपका बन जाएगा, देख लो 2 काट दो, 2 इसमें है, ए तो गलत हो गया। अब देख लो, नो 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 नो,
ये तो वाइस प्रेसिडेंट का लेता है, ये राज्यसभा का नहीं लेता ना इसको, ये 3 ये राज्यसभा का नहीं लेता, वाइस प्रेसिडेंट का लेता है, राष्ट्रपति का लेता है, याद कर लो। उसके बाद स्पीकर का नहीं लेता, स्पीकर का नहीं लेता, ये संसद सदस्य के रूप में लेता है, संसद सदस्य के रूप में लेता है। तो याद कर लेना भाई, संसद सदस्य के रूप में प्रोटेम स्पीकर इसको दिला देते हैं, वही शपथ होता है। तो 3 और 4 बी इज द राइट आंसर। बाकी न्यायाधीश लोग लेते हैं, लोकसभा मनोनीत सदस्य लोग लेते हैं, मनोनीत राज्यसभा के सदस्य लोग लेते हैं, सब लोग लेते हैं, लेकिन सभापति जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का वो नहीं लेता और स्पीकर नहीं लेता। बात समझ आ रही है? किसी को दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत है बताइए? एकदम मजेदार है, हर प्रकार का क्वेश्चन मिल रहा है, हर प्रकार का क्वेश्चन मिल रहा है कि नहीं बताइए? कौन कौन शपथ लेते हैं, कौन कौन नहीं लेते अपने पद का? तो याद कर लेना, सभापति अपने पद का शपथ नहीं लेता, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में लेता है। ओके, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन नॉट एक्सरसाइज द पावर ऑफ हिज कास्टिंग वोट, ये बताना है। चलो इसके बारे में देखते हैं। मत देखिए, लोकसभा का स्पीकर अपने निर्णायक मत की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। कब नहीं कर सकता? कब नहीं कर सकता बताइए? तो देखिए, देखते हैं। समान मत आने पर कास्टिंग वोट का मत यूज करता है, बिल्कुल सही है। महाभियोग पर नहीं करता, कास्टिंग मत का यूज महाभियोग पर नहीं करता, एकदम सही। न्यायाधीशों के रिमूवल पर नहीं करता, ठीक है, ये आपको जानना है। सरकारी विधेयक पर करता है। धन विधेयक पर कर सकता है। और आप देखोगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से संबंधित विधेयक पर इसमें नहीं करता। नए राज्य के निर्माण से संबंधित विधेयक पर कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। ओके, याद रख लेना, सी इज द राइट आंसर। ओके, ये आपको जानना है। BCF, सी इज द राइट आंसर। ओके, ये आपको जानना है कहां कहां पर कास्टिंग वोट का यूज करेगा वो देख लीजिए। इसकी कार्य शक्ति देख लेते हैं हम लोग। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा स्पीकर ही करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। स्टार लगा देता हूँ, 3-4 स्टार लगा देता हूँ, 3 स्टार 3 स्टार देता हूँ। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर करेगा, लोकसभा स्पीकर करेगा, याद रख लेना। लोकसभा के बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। दल बदल कानून का उल्लंघन करने वाले सदस्यों की सदन की सदस्यता अयोग्य निर्णित करना, तो दल बदल के आधार पर सदस्यता का निर्धारण कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। शुरू भी बता दिया, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सब एकदम इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत कास्टिंग वोट देने का महाभियोग पर नहीं करता ना, महाभियोग पर कास्टिंग वोट नहीं दे सकता, यहां पर लिख दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसको जान लो। लोकसभा अध्यक्ष की जो शक्ति है और उसके क्या क्या कार्य हैं, इसको आपको याद करना है। और ये हर क्वेश्चन है ना, जितना फैक्ट बताया हूं वो सब क्वेश्चन बना हुआ है, तो याद कर लेना। अब देख लीजिए, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा स्पीकर के बारे में क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है बताना है। चलो, वह धन विधेयक को प्रमाणित करता है, बता दिया हूं भाई, एकदम सही है ना। धन विधेयक को प्रमाणित कर, वह निर्णायक मत देता है, बिल्कुल देता है, याद रख लेना। वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा निर्वाचित होता है, गलत। उनको तो बीच से किसी को प्रोटेम स्पीकर चुनाव कराएगा, फिर उसी में से किसी एक को स्पीकर चुन लिया जाता है। ये तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व लागू ही नहीं होता, बिल्कुल गलत है। वह सदन को नियंत्रित करता है, सदन को बिल्कुल नियंत्रित करता है ना। लोकसभा को बिल्कुल नियंत्रित करेगा। वह प्रधानमंत्री का विश्वस्त अधिकारी होता है, ये गलत है। वो एक प्रकार से निष्पक्ष हो जाता है, वो विपक्ष और पक्ष दोनों को देखता है, दोनों को समेट कर चलता है, तो विश्वस्त अधिकारी कैसे हो जाएगा? सरकार का नहीं होगा। वह गिलोटिन समय समापन का निर्णय करता है। गिलोटिन एक प्रस्ताव होता है जिसमें
चर्चा नहीं करना हो, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट पर चर्चा करना होता है लेकिन समय नहीं रहता है, और तो उसका एक ग्रुप बना देता है और बना करके उसको चर्चा नहीं किया जाता, डायरेक्ट पास 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 करा दिया जाता है। इस तरीके से गिलोटिन प्रस्ताव, इसको डिटेल में आगे देखेंगे। तो हम लोग का गलत हो गया, प्रधानमंत्री का विश्वस्त गलत हो गया, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली गलत हो गया, ये लोकसभा स्पीकर के बारे में सही नहीं है, बाकी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 5, बी इज द राइट आंसर। टेट 2016 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। मजेदार है कि नहीं बताइए? क्लियर हो रहा है? क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, समझ आ रहा है ना? एकदम क्लियर हो रहा है। इससे सारे फैक्ट आपको याद करते चलना है। लोकसभा अध्यक्ष के शक्ति और कार्य पहले भी देखे हैं, थोड़ा सा अन्य कार्य और देख लेते हैं। वह अपना त्याग पत्र, है ना, त्याग पत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्याग पत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत व्यक्तित्व देने के लिए स्पीकर की अनुमति है। ठीक है ना? कोई मंत्री त्याग पत्र दे रहा है तो उसके लिए अपना वक्तव्य देने के लिए अनुमति आवश्यक है लोकसभा स्पीकर का। लोकसभा सचिवालय इनके सीधे नियंत्रण में रहते हैं। याद कर लेना, लोकसभा के मेन होता है लोकसभा अध्यक्ष और सचिवालय नियंत्रण में उसी का रहेगा जिसका मेन होगा। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है, उसको बोलने का परमिशन भी दे सकता है। सदन की कार्यवाही में बाधा डालने वाले सदस्यों की सदस्यता निलंबित कर सकता है। याद रख लेना, कई लोगों को सस्पेंड किया जाता है। आप लोकसभा का सदन चलते हुए देखना, लोकसभा के अध्यक्ष का कितना बड़ा वहाँ पावर दिखता है, वहाँ उनकी शक्ति कितनी बढ़ जाती है, ये आपको देखने मिलेगा। कानून निर्माण के क्षेत्र में लोकसभा ही अधिक शक्तिशाली है, तो बिल्कुल राज्यसभा के अपेक्षा देखोगे तो लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली होता है कानून निर्माण में। लोकसभा को राज्य के साथ मिलकर संविधान के किसी भी उपबंध में परिवर्तन करने का अधिकार है, बिल्कुल है। तो ये सब इसके अन्य कार्य हैं, वहां पर भी कार्य देखें, इन फैक्ट को आपको याद करना है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोटेम स्पीकर? प्रोटेम स्पीकर से संबंधित आपको क्या क्या ड्यूटी बताए गए हैं, कर्तव्य क्या क्या बताए गए हैं, इसको बताना है। स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन गलत। प्रोटेम स्पीकर देखोगे, जब चुनाव होता है, आम चुनाव होता है, तो जो वरिष्ठ व्यक्ति चुन करके आया रहता है, वरिष्ठ कहने का मतलब है कार्य चुन करके आने वाले में 9 बार 10 बार 11 बार चुनकर, जो ज़्यादा बार चुनकर आया रहता है, ऐसा व्यक्ति प्रोटेम स्पीकर नियुक्त होता है। और वो प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा? लोगों को वो शपथ दिलाता है, अन्य जो सदस्य हैं उनको शपथ दिलाता है। ठीक है, पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएगा, याद कर लेना। और उसी में शपथ ले लिए रहता है, तो जब एक व्यक्ति को फिर से और एक और काम क्या करता है, जो स्पीकर है उसका चुनाव करवाता है। ठीक है, एक तो नए लोग आए हैं उनको शपथ दिलाएगा, जो चुन कर आए हैं सबको शपथ दिलाएगा, और जो स्पीकर है, स्पीकर नया जो स्थायी स्पीकर बनेगा उसके लिए चुनाव कराता है। तो ये दो काम इसका मेन रह जाता है, याद रख लेना। तो ये जब सदस्य के रूप में शपथ दिला लिए रहता है, तो नया व्यक्ति स्पीकर के रूप में चुनकर आता है, उसको और शपथ नहीं दिलाना पड़ता, और वो अपने पद की शपथ नहीं लेता है, वो सदस्य के रूप में शपथ लेता है। यही अब जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसका काम खत्म, वो खत्म उसका काम, लेकिन इसको एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। याद रख लेना, नाम का कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है, इसको याद रख लेना। ओके, बाकी इसका कोई काम नहीं रहता। ठीक हो गया। तो स्पीकर के अनुपस्थिति में ये डिप्टी स्पीकर रहता है और चयन होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सदस्यों को शपथ दिलाना, स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव संभव न हो, ये सब गलत हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा सही। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। बता दिया प्रोटेम स्पीकर का क्या क्या काम होता है। देखोगे, प्रोटेम स्पीकर अस्थायी स्पीकर होता है, शुरू में चुनकर आता है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को, वरिष्ठ कहने का मतलब बता दिया, जो ज्यादा बार चुनकर आया है उस रूप में वरिष्ठ, है ना। अधिकतम वर्ष तक सदन में कार्य करने के आधार पर, ना कि उम्र, यही बता दिया हूं। ठीक है, इसी का मतलब है 9 बार 10 बार, जो ज्यादा समय तक सदन में काम किया है। ठीक है, कार्य क्या है? नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना, ओथ, और नूतन स्पीकर का चुनाव की अध्यक्षता करना, नए स्पीकर की चुनाव कराना। कार्यकाल नए आधिकारिक स्पीकर चुने जाने पर प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल खत्म हो जाता है। जैसे नया स्पीकर आया, प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म, उसका कार्यकाल समाप्त। चलिए
ओके, मजेदार है कि नहीं? मजेदार है कि नहीं बताइए, मजा आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? क्लियर हो रहा है? लोकसभा, लोकसभा स्पीकर, इसमें लोकसभा से इंपॉर्टेंट लोकसभा स्पीकर है, याद रख लेना। लोकसभा स्पीकर से हर बार क्वेश्चन आता है और इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पोस्ट भी है वो। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा? याद कर लो, कौन सा हो जाएगा जी? देख लेते हैं। सही नहीं है पूछ रहा है ना, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, सही नहीं है पूछ रहा है। ओके, कौन कौन सा? तो देख लेते हैं। सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत के संकल्प से पारित हो जाएगा। तो जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाना है तो उसके लिए जो बहुमत है वो साधारण बहुमत से संकल्प से पारित हो जाएगा। बिल्कुल 50+1 है ये, इसका मतलब। ठीक है, सदन की तत्कालिक सदस्य संख्या के बहुमत से संकल्प पारित होना चाहिए। सदन की तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत से, ये बोल रहा है। तो नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको, ये ना, ये कुल सदस्य दिया है, कुल सदस्य, तो ये गलत हो जाएगा। कुल सदस्य संख्या के बहुमत से संकल्प, ये गलत है। तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत से पारित होना चाहिए, ये सही होगा, ये सही होगा। कुल सदस्य, कुल लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। मान लीजिए सदन में 543 लोग हैं, टोटल 543, लेकिन इसमें से 540 लोग ही उपस्थित हैं, तो ये 540 से ही 50%+1 करेगा। ठीक है, ना कि इससे, कुल से नहीं, कुल से नहीं। तो याद रख लेना तत्कालीन सदस्य से। ठीक, याद रख लेना तत्कालीन सदस्य से। तत्कालीन सदस्य चयन हुए हैं उतने से ना, इसका कहने का मतलब तत्कालीन सदस्य चुने गए हैं उतने से। ठीक है, ये आपको जानना है। 540 चुने गए हैं तो 540 से उसका बहुमत निकालेंगे, ना कि कुल सदस्य। कुल सदस्य कितने? 545, लेकिन 2 खत्म कर दिए 543, तो उतना जरूरी नहीं है। मान लीजिए कहीं चुनाव नहीं है, वो चुन कर नया तो पर भी उससे चल जाएगा। तो एक गलत हो जाएगा, 2 सही है। उसके बाद देखोगे सदन में उपस्थित तथा प्रेजेंट एंड वोट, प्रेजेंट एंड वोट यहां पर करने वाले सदस्यों के बहुमत से, ये गलत हो जाएगा, है ना। कुल जो चुन कर आए हैं उससे होगा। प्रेजेंट एंड वोट यहां पर टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लागू होता। सदन के निरपेक्ष बहुमत से, निरपेक्ष बहुमत से, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका 1, 3, 4 गलत हो गया। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ओके, केवल 2 सही है। तत्कालीन सदस्य, मान लीजिए 543 चुनना था, लेकिन उसमें 540 ही है, 540 ही चुनाव हुआ है, बाकी आपका 3 सीट खाली है, तो खाली वाले के जगह में ये। और इसमें ऐसा नहीं कि सदन में, इसमें मान लीजिए 520 लोग ही उपस्थित हैं, तो इसका नहीं, कि इसका ना जो चुन कर आए हैं, तत्कालीन चुन कर आए हैं, तत्कालीन चुन कर आए हैं, उसका उस आधार पर रिमूवल होता है। तो इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। छोटे छोटे शब्दों से खेलना आपको आना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे शब्दों में ही फंसाया जाता है। वहाँ पर कुल लिख दिया, उसी में फंस गए थे अभी, तो ये आपको जानना है। लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, कुल सदस्य मतलब तत्कालीन सदस्य वाला कुल सदस्य है ना, याद रख लेना। कुल सदस्य मतलब तत्कालीन सदस्य चुन कर आए हुए, ऐसा नहीं कि 543 ही होना अनिवार्य है, ये गलत है ना, ये गलत है। तत्कालीन सदस्य वाला कुल सदस्य, मान लीजिए अब ये लोकसभा 2024 के चुनाव में 540 लोग चुन कर आए, तो 543 जरूरी नहीं है, ये इतने में ही। तो तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा 14 दिन पूर्व उनको सूचना देना अनिवार्य है। हटा रहे हो तो सूचना दोगे कि हम आपको हटा रहे हैं। ठीक है, याद रख लेना। जब लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प लाया जाएगा, लोकसभा में विचाराधीन हो, तब उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? कौन करेगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष के खिलाफ आप रिमूवल रिजोल्यूशन लेकर आए हो, तो आप वही तो उनकी अध्यक्षता नहीं करेगा, उसके जगह में दूसरा अध्यक्षता, तो वो उस जो रिजोल्यूशन लाए हो उसकी अध्यक्षता नहीं करेगा, लेकिन उस कार्यवाही में भाग दे सकता है, बोल सकता है और अपना मताधिकार भी यूज कर सकता है। ठीक है,
मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत नहीं दे सकता, क्योंकि वो अध्यक्ष ही नहीं तो निर्णायक मत देगा कैसे। अध्यक्ष स्पीकर जो होता है वो निर्णायक मत देता है, लेकिन वो अध्यक्ष है ही नहीं तो निर्णायक मत कहाँ से देगा, तो ये गलत हो जाएगा, याद रख लेना। तो उनके खिलाफ जो रिमूवल रिजोल्यूशन लेकर आए हो तो उसके लिए वो खुद अध्यक्ष नहीं बन पाएगा, उसके जगह में दूसरा अध्यक्ष नियुक्त होगा, और लेकिन वो बोल सकता है, अपने विचार रख सकता है, अपने मत का यूज रख सकता है, लेकिन कास्टिंग वोट नहीं डाल सकता, क्योंकि अध्यक्ष ही कास्टिंग वोट डालता है। मजेदार है कि नहीं, मजेदार है कि नहीं बताइए, ठीक है। चलिए, what will happen if लोकसभा passes a resolution against any one minister, किसी एक भी मिनिस्टर के खिलाफ रिजोल्यूशन पास हो गया है ना, खिलाफ ना, तो क्या होगा, ठीक है। एक मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर दिया गया तो क्या होगा भाई लोकसभा में, तो देखो इससे क्या पता चल जाएगा, अगर मंत्री क्या है, सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा है, मंत्री सरकार को, तो किसी मंत्री के खिलाफ में अगर रिजोल्यूशन कोई बिल पास हो जाता है, उसके खिलाफ में विरुद्ध में कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो माना जाएगा कि वो सरकार के खिलाफ में प्रस्ताव पारित हुआ है, वो सरकार अल्पमत में है, और इसी कारण देखोगे तो मंत्रिपरिषद को भंग किया जाएगा, ठीक है, भंग किया जाएगा मंत्रिपरिषद को, याद रख लेना, ठीक है। मंत्रिपरिषद को भंग किया जाएगा क्योंकि माना जाएगा कि लोकसभा में उन पर पूरा बहुमत नहीं है, वो अल्पमत में है, अल्पमत में है, उनके पास बहुमत नहीं है, ठीक है, तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, ये आपको जानना था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द लोकसभा, लोकसभा के विषय में सत्य कथन कौन सा है, इसको बताना है। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष आयु नहीं 25 वर्ष आयु चाहिए। भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में 12 सदस्यों को नहीं, लोकसभा में नहीं राज्यसभा में करता है भाई, राज्यसभा में करता है नॉमिनेट, तो ये भी गलत, ये भी गलत, तो क्या हो जाएगा, न सही बोल रहा है ना, ना तो एक ना तो दो। बात क्लियर है हुआ, बात क्लियर हुआ, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, समझ आया कि नहीं, मजेदार है कि नहीं, देख लो। इसके लिए 25 वर्ष चाहिए लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष चाहिए न्यूनतम आपका एज। राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस, है ना, ये सब के क्षेत्र में, जानते हो लिटरेचर 4 बताया गया, आर्ट, साइंस, लिटरेचर और सोशल सर्विस, उस एरिया के लोगों को 12 लोगों को, ठीक। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का था, लेकिन उसको भी अब खत्म कर दिया गया है, और यहाँ पर एंग्लो इंडियन की बात नहीं किया जा रहा है, तो दोनों का कथन गलत है, और इसमें सही बताना था तो ना तो एक सही है ना तो 2 सही है, ठीक, ठीक बा, ठीक बा, देख लीजिए न्यूनतम एज बता दिया गया है 25 वर्ष। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाता था, लेकिन उसको 104वें संविधान संशोधन के तहत खत्म कर दिया गया है भाई, कोई दिक्कत बताइए। अब हो गया हमारा ये चैप्टर कंप्लीट, कंप्लीट, समझ आया, समझ आया जी, समझ आया, समझ आया कि नहीं बताइए, क्लियर हुआ। तो ये रहा आपका लोकसभा और लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित सारे फैक्ट। देखिए इसमें मैं पूरा डील कर दूँ, लोकसभा की शक्ति क्या है, लोकसभा को कैसे रिमूव होता है, क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, लोकसभा में क्या होता है, व्हील कैसे होता है ना, सदस्यता, दोहरी सदस्यता को डिटेल में बताया, लोकसभा कितने सीट है कहाँ कहाँ पर ये बता दिया। इस सब को आपको लोकसभा स्पीकर कौन कौन है उसके आपको नाम को जानना है, कितने कंपोजिशन जानना है, ठीक है, व्यवस्थापिका के अंतर्गत क्या क्या आता है, ये सब फैक्टर को जानना है। इससे अलावा देखोगे तो ज़्यादा क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक।
ठीक है, इससे क्वेश्चन और बन सकते हैं, लेकिन मैं लगभग हर एरिया को कवर कर दिया हूँ। ठीक है, याद रख लेना। ओके, तो इसमें हो गया हमारा लोकसभा का कंप्लीट। अभी लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित जो प्रक्रिया है, जब बिल लाया जाता है तो क्या होता है, कौन कौन सी कमेटी बनती है, ये सब के बारे में उसमें एक लेक्चर और होगा, उसमें होगा इसके बारे में डील। ओके, याद रख लेना। तो अभी बचा हुआ है लोकसभा और राज्यसभा के जो कार्यवाही है ना, ठीक है, उसमें कार्यवाही जैसे कि बिल लाया जाता है तो क्या होगा, अगर लोकसभा विघटित हो गया तो राज्यसभा में वो क्या होगा, राज्यसभा लोकसभा से पास होकर राष्ट्रपति के पास गया है तो क्या होगा, इन सब के बारे में, जब कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, ये कंटिजेंसी फंड क्या होता है, इन सब के बारे में देखेंगे, है ना। समिति देखेंगे, पीएससी क्या होता है, ये सब को देखेंगे। तो ये सब पूरा प्रक्रिया अभी बचा है, प्रक्रिया बचा है। रिजोल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, संविधान संशोधन विधेयक कितने प्रकार क्या होता है, प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं, ये सबको अभी बिल क्या होता है क्या नहीं होता, कौन कौन से बिल आते हैं नहीं आते, इन सब के बारे में भी देखना है। तो एक लेक्चर उससे संबंधित रहेगा, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा कंप्लीट होगा, है ना, याद कर लेना। तो अभी उम्मीद करता हूँ कि लोकसभा और लोकसभा के अध्यक्ष से संबंधित सारे फैक्ट आपको क्लियर हुआ होगा, और आप लोग को क्लियर हुआ भी नहीं है तो आपको ये पीडीएफ को डाउनलोड करके, ये टेलीग्राम में आज या कल डल जाएगा, मैं भेज चुका हूँ सर को, तो वो डल जाएगा। तो जैसे ही डलेगा आपको इसका नोट्स बना लो, या इस पीडीएफ में जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसको याद कर लो तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैं अच्छे से समझा दिया हूँ आप लोगों को कि कैसे क्वेश्चन बनता है, कहाँ से, और क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, ये सब बता दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आया होगा। लाइक बिल्कुल कर देना भाई, इतना मेहनत करके काम कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो बिल्कुल लाइक करना है, शेयर करना मत भूलना। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इससे आगे वाले टॉपिक में। थैंक यू।